नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार 25 प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। मेरे साथ यहाँ पर आखिरी तक यहाँ पर हर एक प्रश्न को देखना है और उसे बताने का प्रयास करना है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन साथ में रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं उसे कहीं ना कहीं नोट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो आप सभी को शेयर भी कर देना है और क्लास को यदि लाइक करेंगे तो इससे हमें भी खुशी मिलेगी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं कृपया लाइक करें, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़े आप सभी का और मेरा भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के अधिनियम 1935 या जर्मनी का वेइमर संविधान या संयुक्त राज्य का संविधान या कनाडा का संविधान। तो दोस्तों जर्मनी का वेइमर संविधान सबसे अधिक प्रभाव जो है ये भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है, देखिए यहाँ पर रेड हो चुका है, बिल्कुल राइट है। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा है। चलिए काफी लोगों ने सही बताया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जी हाँ, यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या बी.एन. राव या महात्मा गांधी। तो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है राइट वाला ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और सामान न्याय प्रदान करता है? तो यहां पर यदि बात करें ऑप्शन नंबर तीसरे की, जी हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको बताया ये क्या करता है, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। जी हाँ, बहुत ही थोड़ा सा रीजनिंग टाइप में ये प्रश्न है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, दिमाग से यहाँ पर लगाइए कि 7 दिनों बाद या 15 दिनों बाद या 21 दिनों बाद या 28 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जो है क्या था, ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला लोग बिल्कुल कट कर लीजिए, 7 दिनों बाद। जी हाँ, 7 दिनों बाद यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, चौथा वाला, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंथोसाइनिन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल या यौशर्करा? बताइए। यौशर्करा जिसे हम लोग माल्टोस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रोटीन की यदि बात करें तो प्रोटीन जो है सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन प्रोटीन जो है दोस्तों सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा जो है
टूटता है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपकी देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमीनो अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है, तो ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं। इसका रीजन है कि एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए होता है या अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, यही पहले और दूसरे ऑप्शन में कोई एक सही है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है उसके फलस्वरूप क्या होता है, रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी लोगों ने पहला बताया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके चेहरे को अब उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा, बताइए। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा वाला है, जी हाँ दूसरा वाला, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको करना क्या है, 120 जो कि 2 से हम भाग कर सकते हैं इसको, यदि 2 से भाग कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए आवर्धन जो है ये हमारा 4 आएगा, m इक्वल टू कितना आएगा 4। तो m का फार्मूला, आवर्धन का फार्मूला हम क्या लगाएंगे, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए इसको मैं समझाना पड़ेगा मुझे बोर्ड पे, ठीक है, तो इसको आप लोग स्टार भी बना सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी मौके पर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बाल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है। ठीक है, इसे समझा जा सकता है यहीं पर। देखिए जब एक बेसबॉल को हम लोग हवा की तरफ फेंकते हैं तब क्या होता है, बॉल अपने उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, तात्क्षणिक हो जाता है, लेकिन गति में नहीं होगा, वो चीज गति में तब नहीं हुआ, तब त्वरण जी, जिसे हम लोग जी के अकॉर्डिंग जानते हैं त्वरण को, तो त्वरण के द्वारा जो है बाल का वजन, जिसे वेट कह सकते हैं, वेट जो है नीचे की तरफ होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए नीचे की तरफ ही तो होगा, त्वरण हमारा किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, त्वरण मतलब जी नीचे होगा, त्वरण का शॉर्ट फॉर्म जी होता है ना, तो यहाँ नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने दूसरा बताया है। अगला प्रश्न है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बादशाही, बादशाहीन या बेगम या बादशाहीन। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा और चौथा थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, दूसरे वाले में, चौथे वाले में बड़ी की मात्रा है, ही पे, हा पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ना तो बादशाहीन सही है ना बादशाहीन सही है। ठीक है, ना बादशाहीन सही है ना बादशाहीन सही है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन ध्यान दीजिए, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो बेगम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा वाला जितने भी लोगों ने बिल्कुल, हाँ घरे जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग बताना है आपको, बताने का प्रयास कीजिए। तो भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है, सही है दोस्तों, भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है, जी हाँ पिनाकी बिल्कुल राइट है, जितने भी लोगों ने बताया। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है और उसके साथ ही पिनाकी भी कहा जाता है, ना कि लंबोदर। लंबोदर तो आपका गणेश जी से रिलेट करते हैं,
तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ आज की क्लास चल रही है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को तभी आसानी से मिल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बस मात्र 4-5-6 प्रश्न जो भी बचे हैं ध्यान से देखिए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स आपका बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पूछिए वहां पे आके, ठीक है। बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित वाक्य में से काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला परीक्षक बनकर जाना, ठीक है। ये जो है किससे रिलेट करता है? विनोद को उस विद्यालय में, मतलब उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला परीक्षक बनकर जाना। तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? परीक्षक तो कहेंगे। जो जैसे आपका बोर्ड एग्जाम कभी ना कभी दिया होगा 10th में 12th में, तो उसमें हुआ क्या, आप बोर्ड एग्जाम देने गए, बैठे हैं, तो आपका एक कोई टीचर आएगा क्लास में बैठ कर निगरानी रखेगा सभी बच्चों पे, तो उसे हम लोग परीक्षक ही तो कहेंगे। वो पढ़ाने वाला है लेकिन इस समय वो रक्षा, मतलब कि कोई नकल न कर पाए, इससे हम लोग परीक्षक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस क्रमांक में जो है दोस्तों वाक्य वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? जी हाँ, यदि बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें दोस्तों व्यंजक के साथ स्वर या व्यंजक के मेल से जो रूपांतरण होता है उसे हम लोग व्यंजक संधि कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो वाक, मतलब पहला वाला ऑप्शन देखिए, मतलब सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन आप सभी लोग ध्यान से देखिए, वाक धन वैभव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? का जो है इसमें आधा का मात्रा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका वाक्य वैभव किससे रिलेट कर रहा है? तीसरे वाले से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ठीक है। बहुत ही मिनिमम ज्ञान, जिससे कि बस जीवन जो है गुजारा जा सके, लेकिन उसमें समझदारी नहीं दिखाया जा सकता, कूप मंडूक ज्ञान होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने अत्यंत सीमित ज्ञान का बताया है, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने, देखिए यहाँ पर मैं मात्र आपको 5 प्रश्न और बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? बताने का प्रयास कीजिए, दोनों में से कोई तो सही होगा, तीसरा चौथा तो गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये जो है 2022 में विश्व के जो है व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो रेणुकूट में, महाराजगंज में, या लखनऊ, या भदोही? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला महाराजगंज, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने पहले ही आंसर बता दिया। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना? तो फिनलैंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा इंटरनेशनल विग कैंटस एलायंस का संस्थापक सदस्य बना? बताइए। अगला प्रश्न है, तो बताने का प्रयास कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय विग कैटस एलायंस का नेपाल संस्थापक सदस्य बना, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल बहुत ही बढ़िया सिटी है, सॉरी बहुत ही बढ़िया देश है। यहाँ पर 2-3 पर्यटक स्थल है, आप लोग जाएं तो जरूर यहाँ पर जाएं। जैसे काठमांडू हो गया, पोखरा जरूर जाएं यदि आपको कहीं पर जाना हो टाइम निकाल के। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात कितना था? भारत का कुल निर्यात, जी हाँ दोस्तों, भारत का कुल निर्यात, देखिए आपको पता होगा कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, मतलब 2022 से 2023 वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग चलें तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में भारत का कुल निर्यात कितना था? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लीजिए, 770.18 अरब डॉलर,
जी हाँ, इतना निर्यात था, 770.18 डॉलर। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 14% की उछाल दर्ज करता है। ठीक है, इससे अपने पहले के वर्षों में 14% की उछाल दर्ज करता है, मतलब कोई पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ना है, ये नहीं कि 770.18 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद एक एक वर्ड पढ़ा जाता है, 770.18 18 19 या तो कोई भी 4-5 वर्ड हो तो 770.18 7 5 6 7 एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसे जाने रहिए। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।